नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सिंचाई के संबंध में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विधियां जो है वो सिंचाई के अंतर्गत काम में ले जाती है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो सिंचाई की विधि पढ़ी थी, उसके बाद में अगली जो विधि है कूड़ सिंचाई विधि। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंचाई विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में उपलब्ध जो कृषि योग्य भूमि है, जो खेत है, उस खेत में हम क्या करते हैं कि जो ढलान है उस ढलान के लंबवत हम क्या करते हैं, कूड़ों का निर्माण करते हैं। और इस खेती के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पंक्तियों में बोई जाने वाली जो भी फसलें हैं उन फसलों की हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो ये जो विधि है, इस विधि को हम कूड़ सिंचाई विधि कहते हैं या इसको फर्रो इरिगेशन मेथड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर उपलब्ध खेत जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से, इसमें देखो कि हम क्या करते हैं, कूड़ों का निर्माण करते हैं। और ये कूड़ जो होते हैं वो समांतर पट्टियों के रूप में होते हैं और इनके बीच में क्या होती है, छोटी छोटी नालियां निर्मित रहती हैं। और इन कूड़ों के अंदर हम क्या करते हैं कि पानी को हम जब छोड़ते हैं इसके अंदर, तो ये कूड़ जो है इसके अंदर यहाँ निकास नाली कर देते हैं और ये ढलान के क्या होता है, लंबवत इसको रखा जाता है। तो मुख्य सिंचाई नाली के द्वारा इसमें सिंचाई की जाती है और ये कूड़ जो है वो एक कूड़ से दूसरे कूड़ में यानी एकांतर क्रम के अंदर इसको निर्मित किया जाता है और इनमें पानी छोड़ा जाता है और ढाल के लंबवत या उसकी आड़ी दिशा के अंदर अपन क्या करते हैं, इन कूड़ों को निर्माण करते हैं। तो ये जो कूड़ है इसको क्या कहते हैं, कूड़ कहते हैं। और ये निकास नाली है और यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मुख्य सिंचाई नाली के द्वारा इसके अंदर पानी को छोड़ देते हैं। तो निकास नाली जो अतिरिक्त मात्रा में जो जल है, अब इसमें अगर हम देखें तो वे फसलें बोई जाती हैं जो पंक्तियों में, जैसे हम बात करते हैं गेहूं की अगर अपन बात करें या सरसों की अगर अपन बात करें, जब अंतरा सस्यन किया जाता है तो इनके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इन फसलों को पंक्तियों में बोते हैं। 6 पंक्तियां अगर हमने गेहूं की बो दी है और 6 पंक्तियां हम किसकी ले लेते हैं, सरसों की ले लेते हैं। अगर एक अनाज वाली फसल को हमको बोना है, उसके साथ में दूसरी फसल जो है दलहनी फसल है उसको हमको बोना है, या एक दलहनी फसल है और दूसरी तिलहनी फसल है, तो इस प्रकार की जो पंक्ति द्वार जो बुआई है या अंतरा सस्यन या इंटरक्रॉपिंग के लिए ये सबसे अच्छा मेथड है जो सिंचाई के लिए इस विधि का हम उपयोग करते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमको एक तो ज़्यादा हमको मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़्यादा हम जो मेड़ है उसका निर्माण और मेड़बंदी का हमको निर्माण नहीं करना पड़ता, ज़्यादा नालियां और मेड़ को हमको निर्मित नहीं करना पड़ता है। तो ये इसका लाभ है कि हम इसके लाभ को देखें तो इसमें एक तो मजदूर इसमें हमको कम चाहिए, दूसरा जो मेड़ है, ठीक है ना, मेड़ और नाली बनाने के लिए हमको ज़्यादा जगह इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। और तीसरी बात जो है, इसको हम क्या करते हैं कि इस विधि को इस्तेमाल करने से जो है सिंचाई जो है वो ढाल के अनुरूप की जाती है। तो जो समांतर क्रम में जो कूड़ बनाए जाते हैं तो एक ढाल के विपरीत दिशा में या ढाल के लंबवत हम क्या करते हैं या आड़ी दिशा में हम क्या करते हैं, इसको हम कूड़ों को निर्माण करते हैं। तो ये जो सिंचाई जल है वो प्रत्येक पौधे के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरण हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी है, इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि इस विधि का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस विधि के अंतर्गत हम ऐसी मृदा के अंदर इसका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे बलुई मिट्टी के अंदर अगर बात करें, सीमाएं के अंतर्गत बलुई जो मृदा है उस मृदा में इस विधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन सिंचाई जल को जब हम छोड़ते हैं तो सिंचाई जल को पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक पौधे को समान रूप से वितरण करना होता है। तो हमें ऐसे में कुशल सिंचाई करने वाले व्यक्ति या मजदूरों को हम रखना पड़ता है ताकि वो समझ सके कि हमें मुख्य सिंचाई नाली के द्वारा जो पानी छोड़ा गया है वो प्रत्येक कूड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर अतिरिक्त मात्रा में अगर उसमें वो पानी बढ़ जाता है तो उसका निकास करने के लिए उनको ध्यान देना होता है। और कई बार क्या होता है कि पानी इतना ज़्यादा जो है वो क्या करता है कि जब मेड़ों के किनारे पर जब वो पानी पहुंचता है तो वहां पर साल्ट या लवण के इकट्ठा होने की
संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस विधि के द्वारा हम लाभान्वित होते हैं, तो इसकी लिमिटेशंस भी हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना होता है। और परीक्षा के अंदर इस सवाल को पूछा जा सकता है कि भी इसके संबंधित कूड़ सिंचाई विधि के लाभ लिखिए, या कूड़ सिंचाई विधि की जो सीमाएं हैं उनको लिखिए कि किस भूमि के अंदर, किस प्रकार की मृदा के अंदर इस सिंचाई विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब हम इसके बाद में बात करते हैं अवपृष्ठीय या अधोभूमि, यानी कि सब सरफेस या अंडरग्राउंड इरिगेशन मेथड की अगर अपन बात करें तो ये विधि भी एक प्रकार की सिंचाई की विधि है। इस सिंचाई की विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर हम आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, सिंचाई करने में को दिक्कत आती है, और उबड़ खाबड़ जगह है या तराई वाली जगह है या ऐसी जगह है जहाँ पर हम इनको सिंचाई नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर हम उपयुक्त ढलान नहीं दे सकते, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम अंडरग्राउंड सरफेस मेथड के अंदर एक खुली नालियों का निर्माण करते हैं। खुली नालियों का या भूमिगत जो नालियां हैं या अधोभूमि के अंदर हम क्या करते हैं, पाइपलाइंस को बिछा करके उनके अंदर क्या कर देते हैं, हम पानी को सप्लाई कर देते हैं, और उस पानी के द्वारा जो है वो जो नमी जो है वो मृदा के अधोभूमि क्षेत्र के अंदर बनी रहती है, यानी कि पादपों के जो जड़ क्षेत्र है उन जड़ क्षेत्रों के अंदर पर्याप्त सिंचाई जल को प्रदान करने का काम करती है। इससे हमको एक फायदा ये होता है कि जो हम पानी छोड़ते हैं, जो सिंचाई जल देते हैं, अगर हम परंपरागत तरीके से अगर हम सिंचाई करते हैं तो मृदा की ऊपरी सरफेस जो होती है वो क्या हो जाती है, इसमें नमी प्राप्त करती है, फिर वो पानी रिस करके नीचे के संस्तरों में जाता है। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, पादपों के जड़ क्षेत्र के अंदर हम क्या करते हैं, खुली नालियाँ बना देते हैं या बंद नालियाँ पाइपलाइन बिछा करके हम क्या कर देते हैं, उनको छिद्रित कर देते हैं, रंध्र करके उसमें से जो पानी को हम सप्लाई करते हैं तो वो जड़ क्षेत्र के अंदर फैल जाता है। और इस प्रकार से की जाने वाली जो सिंचाई है उसको अवपृष्ठीय या अधोभूमि सब सरफेस इरिगेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से हम नमी को वाष्पीकृत होने से भी बचाते हैं, यानी कि मृदा में नमी को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सब सरफेस के अंदर पानी जो है वो बना रहता है, जबकि जो शीर्ष मृदा है या ऊपरी मृदा है टॉप सॉइल के अंदर इसकी नमी का कोई ह्रास नहीं होता है, क्योंकि धूप का जो असर है वो सब सरफेस एरिया की बजाय जो टॉप सरफेस एरिया है वहाँ पर ही होता है। और इस तरह से हम इस विधि को जब अपनाते हैं तो हम अंडरग्राउंड या सब सरफेस इरिगेशन मेथड को काम में लेकर के हम इस सिंचाई के तरीके को अपना करके लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों को हमें इस प्रकार की विधि को अपना करके हम सिंचाई जल का हम क्या कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, नमी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हमें जो भी हम सिंचाई विधि को अपना रहे हैं उस विधि के अंदर हमको किसी तरह कोई हानि नहीं उठानी पड़ती है। हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को लाभान्वित करते हैं। तो यहाँ हम सारी चीज़ों को देखें तो कुछ विधियों के लाभ भी होते हैं, तो उनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, उनकी लिमिटेशंस होती है, उन लिमिटेशन को क्रॉस करके हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में हम अगला जो सिंचाई की जो विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बौछारी विधि जो है, उसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।